हेलो टू ऑल ऑफ यू। RSCIT की लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम RSCIT की न्यू सिलेबस को यहाँ पे पढ़ रहे हैं और न्यू सिलेबस में हम चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई थी, सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और बताया था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। और जो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो हमारा टॉपिक है इसको मैंने कुछ भागों में बांटा है, तो थोड़े थोड़े भाग में हम पढ़ेंगे इनको। तो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर बनाऊंगी ताकि आपके लिए वीडियो लेक्चर लेंदी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो हमने लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। ठीक है, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, नाम से समझ में आ गया, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, यानी जो कि सिस्टम में रहता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें से सपोज मुझे कोई सी भी एप्लीकेशन ओपन करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ओपन करना है वर्ड की एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्ड की एप्लीकेशन पे क्या करूंगी, क्लिक करूंगी। तो बेसिकली मैंने तो जस्ट यहाँ पे जाके और अपने वर्ड की एप्लीकेशन पे क्या किया है, डबल क्लिक करा। तो जैसे ही डबल क्लिक करा तो ये एप्लीकेशन मेरी ओपन हो चुकी है। तो ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली इसको ओपन किसने करवाया है, तो इसको ओपन करवाया है सिस्टम सॉफ्टवेयर ने। ठीक है, बेसिकली इसको ओपन करवाया है, खास तौर पे बताती हूँ आपको। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मुख्य कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बेसिकली मेरे इस काम को ओपन करवाया। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम किसका कंपोनेंट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये कंपोनेंट है। फाइन, तो बेसिकली जब भी मैं किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करती हूँ तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो आदान प्रदान है सूचना का, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वर्ड है, वर्ड की एप्लीकेशन को खोलना चाहा तो इसमें मैंने डबल क्लिक करा। तो जैसे ही डबल क्लिक किया वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर ने मेरा संदेश वर्ड एप्लीकेशन को पहुंचाया है कि यूजर ओपन करना चाहता है वर्ड को, तो तुमको यहाँ पे ओपन होना होगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैं डबल क्लिक करती हूँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर असल में एप्लीकेशन तक मेरी सूचना पहुंचाता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर ही यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मुख्य घटक है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मेरी एप्लीकेशन को ओपन कराता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे कोई भी काम करती हूँ और मैं कहती हूँ कि इस काम को तुम सेव कर दो। तो सेव करने के लिए मैं क्या करूँगी, फाइल पे जाऊँगी और सेव एज पे जाऊँगी। ठीक है, और मैं बताऊँगी मुझे किस लोकेशन पे सेव होना है। तो जो भी चीज मैं यहाँ पे बताती जा रही हूँ ना कि डेस्कटॉप पे सेव होना है, तो जैसे जैसे मैं क्लिक करती जा रही हूँ वैसे वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक मेरी पूरी सूचना पहुंचा रहा है कि यूजर ने सेव एज पे क्लिक करा है, तो तुम्हारे अंदर जो भी लिखा हुआ है यानी वर्ड में जो भी लिखा हुआ उसको सेव होना जरूरी है। ठीक है, कहाँ पे सेव होना है, तो यूजर ने डेस्कटॉप पे क्लिक करा है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यूजर ने यहाँ पे नाम दिया है, सपोज यहाँ पे नाम दिया है ट्रायल, तो ट्रायल 3 के नाम से सेव होना है। ठीक है, जैसे यूजर ने ट्रायल 3 लिखा है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बता रहा है कि जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है इसको ट्रायल 3 के नाम से ही क्या होना है, सेव होना है। ठीक है, और जैसे मैं सेव करती हूँ वैसे ही देखिए यहाँ पे जो भी अभी मैंने यहाँ पे वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया था वो डॉक्यूमेंट आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा ट्रायल के नाम से। ये रहा है ना, इसका नाम मैंने सॉरी ट्रायल की जगह ट्रायल 3 दिया था, तो ट्रायल 3 नाम का आपको यहाँ पे मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट मिल गया। तो बेसिकली देखने को तो आपको लग रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट है और ये वर्ड डॉक्यूमेंट सेव हुआ है, लेकिन बेसिकली इसको सेव करवाया है सिस्टम सॉफ्टवेयर ने, या ये कह लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मुख्य घटक है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसने इसको क्या करवाया, सेव करवाया। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन करती हूँ तो बेसिकली जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही, या कह लीजिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य घटक है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं, वही मेरी एप्लीकेशन यानी वर्ड एप्लीकेशन को सूचना देगा कि यूजर ने डबल क्लिक करा है तो तुम्हें ओपन होना है।
तो एप्लीकेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब एप्लीकेशन जो ओपन हो रही है वो बेसिकली किसकी मदद से ओपन हो रही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से, या सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो घटक है ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी मदद से। तो डायरेक्ट वे में आप सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बोल दो तब भी उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ आदान प्रदान करवाता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साझा करवाता है यूजर के दिए गए इंस्ट्रक्शन या यूजर की दी गई डेटा को। ओके, सो आई होप आपको मेरी ये वाली बात यहाँ पे समझ में आई होगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, ठीक है। यानी मेरी सूचना का जो आदान प्रदान है वो कौन करवा रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करवा रहा है। फिर मैंने एप्लीकेशन पे जो भी काम किया, मैंने जो भी टाइप किया, मैंने उसको सेव किया, मैंने जो भी काम किया उस एप्लीकेशन पे, वो सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर हो पा रहा है ना। फिर मैंने लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है, ठीक है। अब कंप्यूटर जो है ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ढांचा है, ये जो कंप्यूटर आप देखते हो बेसिकली इसके अंदर कई चीजें होती है, जैसे मेमोरी भी होती है, इसके अंदर रैम भी होती है, इसके अंदर प्रोसेसर भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे इंटरनल चीजें हमारे सिस्टम में होती हैं। तो सिस्टम के जितने भी इंटरनल रिसोर्सेस हैं उन सभी चीजों का प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, यानी सभी चीजों का अच्छे से प्रबंध करना, ये भी हो पाता है किसकी मदद से, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। तो हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक संसाधनों का, यानी इसके अंदर जो भी आंतरिक संसाधन है जैसे सीपीयू हुआ, रैम हुआ, मेमोरी हुई, उन सबको भी क्या करता है, मैनेज करता है या प्रबंध करता है उन सबका। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि कई प्रोग्रामों का संग्रह है, ठीक है। तो हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, प्रोग्राम समझा था, प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कोई एक छोटा सा प्रोग्राम नहीं है बल्कि कई सारे प्रोग्रामों का क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। फिर हमने लिखा है सिस्टम प्रोग्राम्स के महत्वपूर्ण घटक निम्न प्रकार है, मीन्स कंपोनेंट, ठीक है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके कुछ प्रमुख घटक भी होते हैं, ठीक है। और वो घटक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहले घटक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो पहला कंपोनेंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा घटक या दूसरा कंपोनेंट यूटिलिटी है। तीसरा कंपोनेंट या घटक डिवाइस ड्राइवर है और चौथा होता है सर्वर। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट आदि का प्रबंध और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर में जितनी भी चीजें संभाल के रखी जाती हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे कंप्यूटर में यूज होने वाली कोई इनपुट डिवाइस होगी जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या कोई आउटपुट डिवाइस होगी जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया या स्पीकर हो गया, ठीक है। कंप्यूटर में यूज होने वाले मेमोरी हो गई या सीपीयू हो गया या रैम हो गया, सिस्टम में जो भी चीजें यूज हो रही है हर चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही संभाली जाती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही पूरा प्रबंध किया जाता है कि कौन सी चीज किस तरीके से कार्य करेगी। फिर हमने लिखा है यह मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में एक इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस यानी एक मध्यस्थ का कार्य करता है, ठीक है। कैसे काम करता है मध्यस्थ का, सपोज फॉर एग्जांपल ये आपको RSIT PPT नाम का फोल्डर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने माउस से RSIT PPT के फोल्डर को ओपन कर रही हूँ, यानी यहाँ पर आके डबल क्लिक कर रही हूँ। तो बेसिकली जब मैं डबल क्लिक करूंगी तो आप क्या देखेंगे कि इस तरीके से मेरे सामने ये इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डबल क्लिक करा तो ये जो इंटरफेस आया है इसको बेसिकली यहाँ पे लाने का काम किया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जैसे ही मैंने अपने माउस के जरिए इस फोल्डर पे क्लिक करा, ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है ये क्या हो गया, मेरे सामने ओपन हो गया, ठीक है। तो मैंने तो माउस के जरिए क्लिक किया कंप्यूटर पे, ठीक है। तो मेरे और कंप्यूटर बीच में जैसे ही मैंने क्लिक करा वैसे ही क्या किया, मेरे एकदम से ऑपरेटिंग सिस्टम आया बीच में और उसने इसको क्या करवाया, ओपन करवाया, ठीक है। तो यानी जब मैं माउस से किसी भी फोल्डर को ओपन करती हूँ या किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करती हूँ, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करती हूँ, तो वास्तव में
जैसे मैं डबल क्लिक को इसको ओपन करवाना चाह रही हूँ तो ये ओपन करके मुझे कौन दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस यानी मध्यस्थ का कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि मेरी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करवाने में हेल्प कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी हमारे किसी काम को करने में हेल्प कर रहा है, हम क्या बोलते हैं इसको, कि भाई हमारे बीच में वो व्यक्ति था, उसने हमारी हेल्प की। तो इसी प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, एक मध्यस्थ यानी एक इंटरफेस बोलते हैं, जो कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में कार्य करता है। आई होप आपको ये वाली बात यहाँ पे समझ में आई होगी। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, कंप्यूटर और यूजर यानी उपयोगकर्ता के बीच में एक इंटरफेस का कार्य प्रदान करता है। फिर हमने लिखा है विंडोज ओएस मींस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में आता है, तो अधिकतर आपको जो अधिकतर सभी कंप्यूटर में मिल जाएगा, मीन्स आपको अधिकतर जो कंप्यूटर सिस्टम में मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अधिकतर कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सरल होता है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। अब यहाँ पे एग्जाम के पर्पज से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर के बीच में किस प्रकार कार्य करता है, तो आपको याद रखना चाहिए एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है, ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर में सर्वाधिक और व्यापक रूप से यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो देख लिया। अब विंडोज के अलावा और भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनका नाम है लिनक्स और यूनिक्स, ठीक है। सो लिनक्स और यूनिक्स भी आपके कुछ विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो विशेष प्रकार की एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर जो है वो किसी एक पर्पज से यूज में नहीं लिया जाता, जैसे कि आप यूज में लेते हैं स्टूडेंट, तो एक नॉर्मल पर्पज से यूज में लेते हैं। अब ये कंप्यूटर पुलिस के पास भी यूज होता है, ये कंप्यूटर मंत्रियों के पास भी यूज होता है, ये कंप्यूटर बैंकों में भी यूज होता है। तो सब लोग अलग अलग प्रकार से इसका यूज करते हैं ना, ठीक है। तो अब जैसे स्टूडेंट काम कर रहा है तो नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन अगर ये चीज आपकी मंत्रियों के पास यूज हो रही है, बैंक के पर्पज से यूज हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनको इसमें कुछ डेटा ऐसा होगा, इसको सुरक्षित भी रखना होगा, ठीक है। जैसे बैंक के पर्पज से यूज हो रही है तो उसके अंदर का डेटा तो बहुत ही सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या डिफरेंट प्रकार से कार्य करते हैं। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, लिनक्स और यूनिक्स। ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। इसके बदले जो आम यूज होता है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम कह रहे हैं व्यापक रूप से यूज होता है, अच्छा है बट बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। तो बहुत ज्यादा सिक्योर होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका लिनक्स और यूनिक्स है, ठीक है। तो जब हमें कोई विशेष प्रकार की कार्य करना होता है या कोई सिक्योरिटी के पर्पज से कार्य करना होता है, उस समय हम फिर लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। यानी अगर हमें कुछ सिक्योरिटी के पर्पज से काम करना है, कुछ विशेष काम करना है, तो हमारे कंप्यूटर में लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए। फिर हमने लिखा है वे कई प्रकार के होते हैं। अब ये जो लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एम्बेडेड, ठीक है। जो लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एम्बेडेड प्रकार के होते हैं। एम्बेडेड प्रकार से क्या मतलब है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एम्बेडेड का अर्थ होता है जब हम किसी मशीन में एक छोटा सा कोई कंप्यूटर फिट कर देते हैं, तो वो कंप्यूटर कौन सा हो जाता है, एम्बेडेड, ठीक है। तो अगर हम इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल ले लें तो वो हो गई आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब आप कहेंगे कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमें तो कहीं कंप्यूटर नहीं दिखता। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कोई भी मशीन होती है जिसमें हम कह रहे हैं कंप्यूटर फिट हो रहा है, तो बेसिकली इसमें ये आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर फिट नहीं होता। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक सीपीयू मीन्स एक प्रोसेसर की चिप होती है, और ये प्रोसेसर की चिप इसके अंदर फिट की जाती है वास्तव में, ठीक है। तो जो भी आपकी डिवाइस है ना, जैसे कि आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई, आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, जो कि ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं, तो इनके अंदर बेसिकली क्या होती है, एक प्रोसेसर चिप फिट होती है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसर चिप है, इसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का तो यूज होगा, क्योंकि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का यूज तो होगा ही, ठीक है। तो इसके अंदर इस चिप में जो सॉफ्टवेयर का यूज होता है वो लिनक्स या यूनिक्स का होता है, ठीक है। सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार कौन सा होता है, एम्बेडेड। तो एम्बेडेड
चिप को तैयार करने में भी लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। फिर वितरित मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ हो गए यूज, तो देखिए जैसे कि बैंक की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आप बैंक से कोई भी पैसे निकालते हैं या इसमें बैंक में पैसा डालते हैं, तो बेसिकली जैसे ही आपकी जो भी डेटा है बैंक के एक कंप्यूटर में स्टोर होता है, तो ऐसा नहीं सिर्फ बैंक के एक ही कंप्यूटर में स्टोर होगा, वो तुरंत के तुरंत इस बैंक के जितने भी सर्वर है वहां पे आपका डेटा क्या हो जाता है, तुरंत के तुरंत अपलोड हो जाता है। ऐसा नहीं होगा आपने जयपुर से पैसे निकाले बैंक से और आगरा जाके आप चेक करो तो आपको पैसे कम या ज्यादा मिल जाए। भाई जो स्टेटमेंट आपका जयपुर में है वही स्टेटमेंट आपका क्या होगा, आगरा में होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने बैंक के द्वारा पैसे निकाले या बैंक में पैसे डाले, तो जो भी आपका करंट का स्टेटस है वो तुरंत के तुरंत जितने भी सर्वर है वहां पे तुरंत के तुरंत क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बैंक के जितने भी आपके स्टेटस है वो तुरंत के तुरंत सब दूर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं उसमें भी लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं। फिर वास्तविक समय मीन्स रियल टाइम आदि। तो रियल टाइम पे क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि रियल टाइम पे काम करता है। रियल टाइम यानी तुरंत काम करता है, यानी उसमें आप एक क्या कर दो, एक समय को सेट कर दो, उस समय पे तुरंत वो कार्य होने लगता है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ले लें तो अलार्म वॉच हो सकती है। आप अपने मोबाइल में अलार्म फिट करके सो जाते हो कि 3 बजे बज जाना या 4 बजे बज जाना, तो जो भी टाइम आपने तय किया है ना उस समय वो मोबाइल का अलार्म क्या हो जाता है, बज जाता है। यानी जो भी आपने टाइम सेट किया उस टाइम पे वो काम होने लगता है। तो बेसिकली ये काम होता है आपका रियल टाइम सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। सो रियल टाइम सॉफ्टवेयर जो है वो भी लिनक्स या यूनिक्स के जरिए ही तैयार किए जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो हम व्यापक रूप से यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अधिकतर सब दूर यूज होता है। लेकिन अगर हम कुछ सिक्योरिटी के पर्पज से या कुछ स्पेशल वर्क के पर्पज से यूज करें तो वहां पे हम लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अब ये लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको कई प्रकार से बनाया जाता है, यानी इनका यूज करके हम एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं, इनका यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम को बना सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं कंप्यूटर का, या फिर हम कंप्यूटर के लिए एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं जिनका यूज लिनक्स और यूनिक्स के द्वारा किया जाता है, या लिनक्स और यूनिक्स के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा। नाउ फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो है हमारा यूटिलिटी, मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा यूटिलिटीज। यहाँ पे सबसे पहले यूटिलिटी का मतलब जान लीजिए। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर की उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हमने लिखा है यहाँ पे यूटिलिटी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। अभी हमने जाना कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की उपयोगिता को और भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते कैसे हमारे पास, तो क्या होता है जब भी हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर संलग्न होके हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं और इंस्टॉल होकर ये हमारे कंप्यूटर की उपयोगिता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमें कई प्रकार के फीचर प्रदान करते हैं। देखिए हमने आगे लिखा हुआ है, हमने लिखा है यूटिलिटी जैसे डिस्क फ्रैगमेंटर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये डिस्क डीफ्रैगमेंटर है ना, यहाँ पे डी है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूटिलिटी जैसे कि डिस्क डीफ्रैगमेंटर अवांछनीय फाइल को हटाने एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। बेसिकली डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या करता है, जैसे कि आप कोई भी डाटा सेव करते हो तो डाटा कहाँ सेव होता है, मेमोरी में, ठीक है। अब मेमोरी में क्या होता है, कई सारी फाइलें सेव हो जाती हैं। आप जैसे कोई भी फाइल का यूज कर रहे हो या कोई भी फाइल आपने यूज में ली या उसको स्टोर करा, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज आप डाटा का यूज कर रहे हो वो डाटा आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। कुछ डाटा आप सेव करते हो, कुछ डाटा क्या होता है आप जैसे इंटरनेट से कोई फाइल को डाउनलोड कर लिया या आप इंटरनेट से किसी वेबसाइट को चला रहे हो तो ऑटोमेटिक कुछ फाइल्स यहाँ पे आके क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब जो बिना मतलब की फाइलें पड़ी हुई है तो वो क्या कर रही है,
जो मेमोरी है इसको अव्यवस्थित कर रही है ना, और अननेसेसरी मेमोरी के ऊपर लोड बढ़ रहा है, क्योंकि कई फाइलें इसमें ऐसी स्टोर हो जाती है जो कि हमें जरूरत ही नहीं होती। हमारे मोबाइल और कंप्यूटर में कई फाइलें ऐसी होती हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं होती, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर मोबाइल में होती है और हमारी मेमोरी को खराब कर रही होती है। ठीक है, तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है, जो भी अवांछनीय फाइलें हैं या अव्यवस्थित रूप से कोई भी फाइल हमारी रखी हुई है, कई बार क्या होता है बड़ी बड़ी फाइलें होती है ना, तो बड़ी बड़ी फाइलें क्या होती है मेमोरी में छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बट जाती हैं और फिर मेमोरी में आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। तो जो बड़ी फाइल है ना आपकी, कोई भी बड़ी फाइल है, उसके जब छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्क फ्रैगमेंटर। और जब फाइलों के टुकड़े हो जाती हैं तब क्या होती है, वो अव्यवस्थित रूप से हमारी इस मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर का। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है, मेमोरी के अंदर जो भी अवांछनीय फाइलें हैं, यानी जिन फाइलों की जरूरत नहीं है, यानी जो अनडिजायरेबल फाइल्स हैं, उनको क्या करता है मेमोरी से तो हटा देता है। ठीक है, हटा दिया तो मेमोरी का लोड कम हो गया। दूसरा काम क्या करता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, जो भी कई बार क्या होता है कि मैंने अभी बताया ना आपको कि कई बार क्या होता है कि कोई फाइल काफी बड़ी होती है, तो उसमें क्या करता है कंप्यूटर का प्रोसेसर फाइल के छोटे छोटे भाग कर देता है और छोटे छोटे भाग में उस फाइल को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तो अब फाइल के जब छोटे छोटे भाग हो जाते हैं तो यानी फाइल का जो विखंडन हो जाता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्क फ्रैगमेंटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम किसका यूज करते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंटर का। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करेगा, जो फाइलें प्रोसेसर ने बांट दी ना, छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन कर दिया, इनको क्या कर देता है, पुनः जोड़ देता है और प्रॉपर तरीके से मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो भी डाटा रखा हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का काम करता है। जो फाइलों की आवश्यकता नहीं है, यानी अवांछनीय फाइलें या अनडिजायरेबल फाइलें, उनको यहाँ से हटा देता है। ठीक है, यदि कोई फाइल का विखंडन हो रहे हैं तो उस फाइल को दोबारा से जोड़ देता है, जोड़ के मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो यदि इस तरीके से मेमोरी का मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कितना उपयोगी है ना हमारे लिए। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ा देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कार्य करता है, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही संलग्न होकर हमारे कंप्यूटर में आ जाता है और ये सबसे अच्छे कई सारी हमें सुविधा प्रदान करता है, जिसका एक एग्जांपल हो गया डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। यदि कोई फाइल विखंडित पड़ी हुई है तो उसको दोबारा से जोड़ देता है और मेमोरी में प्रॉपर तरीके से रख देता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो अनडिजायरेबल यानी अवांछित फाइलें हैं उनको भी यहाँ से हटा देता है। तो ये हमारी मेमोरी के स्पेस को मैनेज करने का कार्य करता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर नाम से समझ में आ रहा है, डिवाइस यानी कोई भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये प्रिंटर लिखा है ना, इस तरीके से लिखा नहीं जाता ढंग से इसमें, है ना, ये प्रिंटर है। ठीक है, जैसे कि आपका स्कैनर हो गया। ठीक है, माइक हो गया जिसको आप कंप्यूटर में लगाते हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, अब ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, आपको क्या लगता है कि यदि हम प्रिंटर ले आए और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें तो ये हमारा प्रिंटर प्रिंट दे देगा? ऐसा नहीं होगा। देखिए, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, इन सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए, यानी कंप्यूटर से कनेक्ट करके यदि आपको इनसे कार्य करवाना है, तो इन सभी डिवाइसेस के अपने अलग अलग निजी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, और उन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है कंप्यूटर से कनेक्ट होकर कार्य कर पाती हैं। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, हर प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस के अपने खुद के निजी सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको वो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने होते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, तभी कोई सी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होकर कार्य कर पाती हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि पर्टिकुलर डिवाइस के अपने खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर को यदि प्रिंटर को आपको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, आप चाहते हो प्रिंटर प्रिंट निकाल कर दे, तो उसके लिए प्रिंटर का अपना खुद का एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा और उस डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, तभी आपका प्रिंटर काम करेगा। फाइन, तो जो भी कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस है, उन सभी डिवाइसेस के अपने खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं और उन्हीं की मदद से वो डिवाइसेस
कार्य कर पाती हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर से जो कम्युनिकेशन होता है वो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के जरिए ही होता है प्रत्येक डिवाइस का। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर पर्टिकुलर डिवाइस के अपने अपने निजी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से वो डिवाइसेस कार्य करती हैं। आइए इसकी थ्योरी जान लेते हैं कि हमने यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। हमने लिखा है ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था जो सॉफ्टवेयर उसको हम प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो डिवाइस ड्राइवर उनको आप चाहे सॉफ्टवेयर बोल दो या फिर प्रोग्राम भी बोल दो। ठीक है, क्या लिखा हमने, ये तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी की कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे संवाद से क्या मतलब है, जैसे कंप्यूटर है ना, अब हमें किसी प्रिंटर से प्रिंट निकालना है तो जो कमांड है वो तो हम किसको देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करता है, जो भी कमांड है उसको क्या करता है, आगे प्रोसेस करता है प्रिंटर के पास। ठीक है, ओके, जब प्रिंटर प्रिंट निकाल देता है तो ये भी क्या करता है, कंप्यूटर पर एक मैसेज जनरेट करवाता है। तो बेसिकली ये जो आदान प्रदान है कि कंप्यूटर अपने सिग्नल्स प्रिंटर के पास भेज रहा है, प्रिंटर कंप्यूटर के पास भेज रहा है, तो बेसिकली इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है। इसी प्रकार डिवाइसेस भी आपस में इस तरीके से सिग्नल के द्वारा क्या करती हैं, बात ही करती हैं एक दूसरे से ना, यानी एक दूसरे को अपने मैसेज भेजती है सिग्नल के द्वारा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब जो कंप्यूटर है वो प्रिंटर से कम्युनिकेट कब कर पा रहा है, तभी कर पा रहा है जब कंप्यूटर में इस प्रिंटर का पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशन है वो किससे, कंप्यूटर की बाकी प्रणाली यानी जैसे हमने कमांड दी तो किसके जरिए दी, कीबोर्ड के जरिए दिए, माउस के जरिए दिए। ठीक है, और जो हमारी कीबोर्ड और माउस है उन्होंने क्या करा, जो भी हमने कमांड दी उस कमांड को प्रोसेसर तक पहुंचाया, प्रोसेसर ने प्रिंटर को कमांड दी कि भाई यूजर की कमांड आई है तो तुमको इस तरीके का कार्य करना है, यानी यूजर ने प्रिंट की कमांड दी तुम्हें प्रिंट निकालना है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो कंप्यूटर और प्रिंटर वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी संवाद कर रहे हैं। और किसकी मदद से हो पा रहा है संवाद, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इस कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाली जितनी भी डिवाइस है, चाहे वो प्रिंटर हो गया तो प्रिंटर का अपना एक निजी डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, स्कैनर हो गया, सपोज आपने स्कैनर कनेक्ट किया कंप्यूटर से तो स्कैनर का भी अपना क्या है, एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हर प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस का अपना एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, वो कंप्यूटर के अंदर पहले इंस्टॉल होता है और उसी सॉफ्टवेयर की सहायता से, यानी डिवाइस ड्राइवर की सॉफ्टवेयर की सहायता से जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाता है। ओके, आई होप आपको डिवाइस ड्राइवर यहाँ पर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं सर्वर की, कि सर्वर क्या होता है। ठीक है, देखिए सर्वर क्या होता है, देखिए जब भी हम दो या दो से अधिक आपस में कंप्यूटरों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम इस कंडीशन में क्या कर देते हैं, एक मुख्य कंप्यूटर बना देते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, मुख्य बना देते हैं और इस कंप्यूटर को सबसे क्या कर देते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्लास में होता है ना, क्लास में सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन मैडम क्या करती है, एक मॉनिटर बना देती है। अब मॉनिटर क्या करता है, क्लास की चीजों को संभालता है, एक्टिविटी को संभालता है, बच्चे को कोई बात टीचर तक पहुंचानी है तो कई बार मॉनिटर के थ्रू पहुंच जाती है। ठीक है, मॉनिटर और भी कई सारी क्लास के मैनेजमेंट को संभालता है, किसी को कोई जानकारी चाहिए होती तो मॉनिटर से ले लेता है। इसी प्रकार क्या होता है कि कंप्यूटरों को भी हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं और कोई एक कंप्यूटर को हम क्या कर देते हैं, सर्वर बना देते हैं। ठीक है, अब सर्वर बनाने से क्या फायदा हो जाता है, सर्वर बनाने से फायदा ये हो जाता है कि जो सर्वर कंप्यूटर इसमें क्या कर देते हैं, हम जो भी खास फाइलें हैं ना उनको क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, जितनी भी खास फाइलें। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हो गया, खास फाइलें इसमें स्टोर होगी तो देखिए सब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है। अब मान लो ये वाला कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को कोई खास फाइल की आवश्यकता है, ठीक है, और वो फाइल इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस फाइल को जो सर्वर कंप्यूटर उससे क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। अब जैसे इसको जरूरत है तो ये भी यहाँ से क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा सर्वर से। अब आप कहेंगे इन सभी फाइलों को सभी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो, सभी में स्टोर कर दो, एक में क्यों रखो। देखो ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है, ये फाइलें जब स्टोर होंगी तो कंप्यूटर की मेमोरी को तो घेरेंगी ना। ठीक है, तो अगर इन्हीं फाइलों को हम सभी कंप्यूटर में स्टोर कर दें तो सभी दूर वो मेमोरी घिर जाएगी। तो बेटर है कि हम क्या करें कि यदि इंपॉर्टेंट फाइल है, सबके काम में आती है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक जगह स्टोर कर दें। अब जब भी इसको जरूरत होगी इस फाइल की, वो यहाँ से एक्सेस कर लेगा। ठीक है ना, तो इसका जो मेमोरी लोड है वो कम हो गया ना, अननेसरी इन सभी फाइलों को स्टोर करेगा। मान लो इसको महीने में एक आध बार इस फाइल की जरूरत पड़ती होगी, तो अननेसरी क्यों इसमें स्टोर करके रखेगा।
या हो सकता है एक ही बार जरूरत पड़ रही हो, आगे जरूरत ही नहीं पड़नी उससे भविष्य में इस फाइल की, तो अननेसेसरी इसमें स्टोर करेगा तो मेमोरी का लोड बढ़ जाएगा। तो इस बेटर क्या है कि भाई हमने मेन सर्वर पे सारी फाइलें रख दी और यहाँ से आप क्या करो, उन फाइलों को एक्सेस कर लो। ठीक है, तो ये एक अच्छी सुविधा होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़ते हैं तो एक मेन कंप्यूटर बना देते हैं जिसको हम सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। इस कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, जो मुख्य मुख्य फाइलें उनको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे इस यूजर को किसी फाइल की आवश्यकता है तो उस कंडीशन में ये यूजर इस सिस्टम को एक्सेस करने की क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है एक तरीके से। ठीक है, यानी जब भी ये मांगता है ना इस कंप्यूटर से फाइल की, मेरे को ये फाइल दे दो, मुझे इस फाइल की जरूरत है, तो ये वाला कंप्यूटर बेसिकली इस कंप्यूटर से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसको आवश्यकता है, इस कंप्यूटर को आवश्यकता है फाइलों की, तो ये रिक्वेस्ट करेगा। जिसको भी आवश्यकता है फाइलों की वो सर्वर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि हमको ये फाइल तुम दे दो, और सर्वर उस कंडीशन में जिस भी फाइल की रिक्वेस्ट आई है उस फाइल को इन कंप्यूटर तक पहुंचा देगा। तो जो सर्वर ने फाइलें यहाँ तक पहुंचाई हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हैं जो कि फाइल मांग रहे हैं इससे, तो बेसिकली ये इस कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कह लीजिए अनुरोध कर रहे हैं कि हमको इस फाइल को आप दे दीजिए। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को अनुरोध को पूरा करने के लिए हम सर्वर कंप्यूटर का यूज करते हैं। जो सर्वर कंप्यूटर है वो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर से आए हुए अनुरोध या विभिन्न कंप्यूटर से आए हुए रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देता है, या जो भी अनुरोध इससे आया है उस अनुरोध का जवाब देता है इन कंप्यूटरों को। ठीक है, तो सर्वर क्या होता है, सर्वर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर से आए हुए अनुरोधों के जवाब देता है, या विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों ने जो भी रिक्वेस्ट करी थी उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, या उनको रिस्पॉन्स करता है। फाइन, आई होप आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों का पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को रन करने की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि सपोज ये वाला कंप्यूटर है, ये इस फाइल की डिमांड कर रहा है, ये वाला कंप्यूटर है, ये इस फाइल की डिमांड कर रहा है, तीसरा कंप्यूटर है वो उसी फाइल की डिमांड कर रहा है जो कि पहला वाला कंप्यूटर कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार की डिमांड्स हो गई ना, तो अलग अलग प्रकार की डिमांड को ये अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से पूरा भी कर रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो सिस्टम है इस प्रकार का जो सिस्टम है उसके लिए हमें आवश्यकता होती है सर्वर सॉफ्टवेयर की। आई होप आपको यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के चारों कंपोनेंट समझ में आए होंगे। पहला कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मुख्य कंपोनेंट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। कई सारे राइटर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे प्रमुख सबसे मुख्य घटक होता है। ठीक है, क्योंकि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होकर सारा काम करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे प्रमुख सबसे मेन घटक जो है या कंपोनेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों प्रकार से आप इसको बता सकते हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने जाना, यूटिलिटी के बारे में जाना। जो यूटिलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, और ये हमारे कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, जो कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को व्यवस्थित करता है। फिर हमने पढ़ा था डिस्क डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसों के अपने निजी सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसों के जो अपने निजी सॉफ्टवेयर है उनको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। इन्हीं डिवाइस ड्राइवर की सहायता से यानी इन्हीं सॉफ्टवेयर की सहायता से कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाती है। दूसरा चौथा आता है सर्वर। सर्वर जो है वो मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। सर्वर जो है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सुविधा प्रदान करता है कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर अलग अलग प्रकार की रिक्वेस्ट कर सकते हैं यानी अनुरोध कर सकते हैं, और जो सर्वर कंप्यूटर है वो जैसी भी रिक्वेस्ट आई है या जैसा भी अनुरोध आया है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटरों को या यूजरों को डेटा प्रदान कर देता है। ठीक है, या इन सब के प्रोग्रामों को रन करवा देता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे फ्रेंड्स हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।